कौन से मध्य प्रदेश में, है ना। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो प्रीलिम्स में आ सकती है, मेंस में आपके काम आएगी लिखने में, वो हम आज देखेंगे, है ना। तो ये जो भी हम पढ़ने वाले हैं ये प्रीलिम्स मेंस दोनों काम में आने वाला है। तो कुछ फिजियोग्राफी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मध्य प्रदेश को लेके, ज्योग्राफी को लेके, वो वाले, है ना। एक तो सबसे पहले कितना एरिया कवर करता है ये इंडिया का, 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है ना। और 9.38 टोटल एरिया जो इंडिया का है उसका 9.38 एमपी कवर करता है। तो इसके कारण एमपी कौन सा सेकंड लार्जेस्ट स्टेट बन जाता है किसका, इंडिया का। तो इसके बाद में ईस्ट टू वेस्ट कितनी 870 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस, और 605 नॉर्थ टू साउथ। जो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है वो चंबल रिवर बनाती है, और जो सदर्न बाउंड्री है वो कौन बनाती है, ताप्ती रिवर। ठीक, तो ये इसके बाद में लैंडलॉक्ड स्टेट है, और 300 किलोमीटर दूर तक कोई जो है हमारा कांटेक्ट नहीं है सी से। तो इसके कारण क्या होता है, हमको दिक्कत आती है किस चीज में, जो सी रूट है हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट करना रहता है, तो उसमें हमको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि 300 किलोमीटर दूर तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम सी से कनेक्टेड हो। ये दिक्कत देता है कहाँ पे, हमारे एक्सपोर्ट में। तो इसके लिए हम क्या किया है, हमने ड्राई पोर्ट बनाया है एमपी के अंदर। कौन सा है ड्राई पोर्ट? पहला पीथमपुर आपका ड्राई पोर्ट है ना। यहाँ ड्राई पोर्ट मतलब क्या, जहाँ से आप सीधा कनेक्ट ऐसे किसी पॉइंट हाईवे से कनेक्ट रहेंगे, जो जाके कहाँ पे मिलेगा, किसी सी रूट से, है ना। तो हमने एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसका हमने तोड़ निकाला है क्या, ड्राई पोर्ट बना के यहाँ से फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में 5 स्टेट से हमारी बाउंड्री मिलती है। कौन कौन से? तो यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये 5 स्टेट है जो हमारे बाउंड्री बनाते हैं। इसके अलावा अगर फिजियोग्राफी के हिसाब से देखें तो हमारा जो अपर गैंगटिक प्लेन है वो हमारे नॉर्थ में है। ठीक, इसके बाद में गोदावरी वैली हमारी साउथ में, जो सदर्न बाउंड्री के बाद में जो आता है वो गोदावरी वैली आता है। इसके बाद में गुजरात के जो प्लेन्स है, गुजरात के मैदान, ये हमारे किधर है, वेस्ट साइड। और ईस्टर्न बाउंड्री हमारी बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़, इन दोनों के जो पठार है ये हमारी ईस्ट में है। ठीक, तो क्या अपर गैंगटिक प्लेन कहाँ पे, नॉर्थ में, गोदावरी वैली साउथ में, गुजरात के मैदान जो है वो वेस्ट में, और ईस्ट में क्या, बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ के पठार। इसके बाद में तीन हमारे यहाँ पे विंध्यन, सतपुड़ा और मैकाल रेंजेस, ये हमारे यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, पूरे इसमें जो है फैली हुई है, जिसमें विंध्या, सतपुड़ा और मैकाल। सबसे नीचे कौन सी है, सतपुड़ा, और विंध्यन और मैकाल ऊपर है। ठीक, इसके बाद में अगला जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारे यहाँ का वो कौन सा है, धूपगढ़। कितनी ऊंचाई है उसकी, 1350 मीटर। किस जिले में पड़ता है, होशंगाबाद में, ठीक है, पचमढ़ी के पास में। और लोएस्ट पॉइंट जो है वो नर्मदा वैली। ठीक है, तो फिजियोग्राफी इसकी ये सब है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की भौतिक जो है वो विशेषताएं लिखी है मध्य प्रदेश राज्य की, तो वो उसमें आपको ये सारी बातें लिख देनी है, और ये प्रीलिम्स में भी आपके फैक्ट काम में आएंगे। अब इसके बाद में ज्योग्राफिकल डिवीजन जो होता है मध्य प्रदेश का, वो हम 3 भागों में उसको बांटते हैं, जिसमें एक तो है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक, दूसरा है आपका सतपुड़ा और मैकाल रेंज, और तीसरा आपका क्या, ईस्टर्न या बघेलखंड प्लेटू। अब ये कैसे आपको, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया सेंट्रल हाईलैंड में पड़ता है, ये पूरा एरिया। इसके बाद में ये है ईस्टर्न प्लेटू, यहाँ पे बघेलखंड, ये ईस्टर्न प्लेटू है आपका। इसके बाद में ये सतपुड़ा और मैकाल आपकी रेंज है। ठीक, इसके बाद में ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड। ये सेंट्रल हाईलैंड का जो हमारा पार्ट है, इसमें फिर 5 भाग और बनते हैं। कौन कौन से, एक तो ये कौन सा है, चंबल वाला या मध्य भारत का पठार। इसके बाद में बुंदेलखंड का पठार, यहाँ एक और रीवा पन्ना का पठार, और नर्मदा वैली के बाद में मालवा का पठार। तो इस तरह से जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके 5 पार्ट निकलते हैं। ठीक, अब और इसके अलावा बघेलखंड का प्लेटू और सतपुड़ा मैकाल रेंज, ये हमारे
3 फिजियोग्राफी डिवीजन है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्योग्राफिकल डिवीजन क्या है मध्य प्रदेश का, नेचुरल रीजन्स कौन से मध्य प्रदेश में, तो उसमें आपको 3 लिखने हैं। सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड के अलावा सतपुड़ा मेकाल रेंज, और सतपुड़ा मेकाल रेंज के अलावा क्या, बघेलखंड का पठार। ये 3 आप जब भाग लिखेंगे तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड को फिर 5 भागों में डिवाइड करेंगे, है ना। उन 5 भागों के नाम आप लिख देंगे। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि क्या ये सारे जो भाग है ये किस तरह से बने और इनकी क्या विशेषताएं। ठीक, तो पहला जो है ये कि हमारे यहाँ पे जो प्लेट्यू है ना, तो 3 टाइप के प्लेट्यू हम देखते हैं यहाँ पे है। एक तो कौन सा, मालवा प्लेट्यू है, एक बुंदेलखंड है और एक तीसरा बघेलखंड है। ये 3 प्लेट्यूज जो हमारे यहाँ पे, इन तीनों की विशेषताएं अलग अलग है क्योंकि ये तीनों के बनने के तरीके अलग अलग है। अभी पिछले जो पेपर में क्वेश्चन आया है कि मालवा का पठार क्यों समतल है ना, इतना ज़्यादा समतल क्यों है, या एक क्वेश्चन आया कि वॉल्केनोस कैसे बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको अगर इस टाइप से पढ़ते हैं हम कि ये कैसे बने, तो वहाँ से मिलेंगे। और जिस तरह से 20 और 21 में क्वेश्चन पैटर्न बदला है, तो हो सकता है कि ये आगे पूछ ले कि मालवा का पठार किस तरह से बना है ना। दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है मेंस में, दूसरा एक मालवा का पठार, दूसरा नर्मदा सोन रिफ्ट वैली आपको दी हुई है। तो ये दोनों कैसे बने ये हमको पता होना चाहिए। तो हम शुरुआत किससे करते हैं, मालवा के पठार से। तो मालवा का पठार क्या, एक तो सबसे पहले ये डेक्कन प्लेटू जो है, पूरा दक्कन का पठार जो है हमारा, उसका भाग है मालवा का पठार। ठीक, मालवा का पठार अलग हो गया टाइम के साथ में डेक्कन प्लेटू से, लेकिन वो पार्ट उसी का था। हम अगर डेक्कन प्लेटू की बात करें तो वो यहाँ से लेके ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, बघेलखंड, यहाँ पे शिलोंग प्लेटू, ये भी टूट के अलग हुआ है। लेकिन ये सारे भाग किसके हैं, दक्कन के पठार के। तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये तीनों पठार, इसके अलावा रीवा पन्ना का पठार जो भी क्यों आए उसमें आपको यही बताना है क्या, कि ये डेक्कन प्लेटू के, दक्कन के पठार के भाग है। ठीक, अब इसके बाद में मालवा प्लेटू, तो ये कैसे बना है, तो जो दक्कन का पठार है वो वोल्केनिक पठार है। तो मालवा का पठार उसका भाग है, तो मालवा का पठार भी क्या हुआ, ज्वालामुखी उत्पत्ति उसकी होगी। ठीक, लेकिन इसमें केवल इससे काम नहीं चलेगा कि ज्वालामुखी उत्पत्ति इसकी हुई है या इसके वोल्केनिक एवोल्यूशन है इसका, ये हमको इसके आगे हमको बताना पड़ेगा क्या, कि कौन सा वोल्केनो, तो शील्ड वोल्केनो जो होता है, शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी कैसा होता है, इस टाइप का ज्वालामुखी जिसके ऊपर क्या, पूरी जो है एक परत बनी होती है जो लेयर्स की। ठीक, इसके अंदर छोटे छोटे वेंट्स होते हैं। ये जैसे जब शुरुआत होगी तो उस टाइम पे ये यहाँ पे छोटे छोटे वेंट्स होंगे। ये छोटे छोटे वेंट से क्या होगा, लावा निकलना शुरू होगा और फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फ्लो होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में वो ठंडा होकर जमेगा, फिर ऊपर नए वेंट्स निकलेंगे, वहाँ से फिर जो है वो लावा फ्लो होगा, फिर ठंडा होकर जमेगा। इस टाइप से लेयर्स बनती है। ठीक, ये लेयर्स जो बनती है ये फाइनली किस में, एक प्लेटू में कन्वर्ट हो जाती है। प्लेटू आप जानते हैं प्लेटू की क्या विशेषताएं होती है। प्लेटू अपने आसपास के जो क्षेत्र है, अपने आसपास का जो रीजन है, उससे उठा हुआ भाग जो ऊपर से समतल हो, अलग अलग तरीके से बनता है। उनमें से एक तरीका क्या है, वॉल्केनिक एवोल्यूशन, ज्वालामुखी उत्पत्ति। ज्वालामुखी उत्पत्ति किससे होती है, शील्ड वॉल्केनो से केवल, है ना। और शील्ड वॉल्केनो क्या होता है ये आपको समझ में आया। शील्ड वॉल्केनो वो होता है जिसमें लावा जो है वो छोटे छोटे वेंट्स से निकलता है और फ्री फ्लो होता है दोनों तरफ, और एक लेयर्स बनाता चला जाता है। फिर फाइनली एक वो प्लेटू में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेंट्स बनना बंद हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे जो उसका लावा चेम्बर है, जहाँ से लावा निकल रहा है, वो लावा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, या फिर उसको वो ठंडा होके और जम जाता है। ठीक, तो ठंडा होके जम जाता है, वो उससे क्या बना है, बघेलखंड, वो हम आगे देखेंगे। अभी मालवा का पठार कैसे बना आपको समझ आया। ठीक, तो इस तरह से मालवा का पठार बना है। अब कोई अगर वॉल्केनिक एवोल्यूशन किसी चीज का होता है तो उसमें क्या होता है, वहाँ जो मिट्टी मिलती है कौन सी, काली मिट्टी वहाँ पे बनती है। तो हमको आगे जो मालवा प्लेटू, इसकी फिजियोग्राफी अगर देखनी है तो यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलेगी आपको, ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्लाइमेट हमारे यहाँ का कौन सा है, मॉनसून क्लाइमेट है। आपको कोई भी पार्ट पूछे एमपी का, कहीं भी किसी भी जगह का, तो हमको क्या लिखना है, मॉनसून क्लाइमेट। क्यों, क्योंकि पूरे इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून है। मॉनसून का मतलब क्या हुआ,
मानसून का मतलब ये हुआ कि एक दिशाएं बदलती है, एक सीजन में आपका जो हवाएं हैं वो अपनी दिशा बदल देती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। अभी कौन सी डायरेक्शन है जिस जो अभी वाला जो टाइम चल रहा है बारिश का? हाँ कौन सी? हाँ क्या, कौन सी डायरेक्शन है, आप क्या लिखेंगे इसको? साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। कहाँ से आ रही है? साउथ से आ रही है। ये अगर हम इंडिया का मैप देखें तो कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट से आपकी हवाएं आएगी और बारिश करवाएगी। इसके बाद में जब वापस जाएगी, जब ठंड आएगी तो फिर वो इस तरह से दिशा बदल के वापस चली जाएगी। तो जो दिशाएं बदलती है ऋतुओं के अनुसार, सीजन्स के अनुसार, अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है विंड की, उसको बोलेंगे मॉनसून क्लाइमेट। पूरा एमपी मॉनसून क्लाइमेट के अंडर आता है, पूरा इंडिया ही मॉनसून क्लाइमेट के अंदर आता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बनता है प्रीलिम्स या मेंस में, तो आपको यही लिखना है। जब और अंदर जाएंगे, जब मेंस के अंदर, तो हो सकता है कि आपके क्लाइमेट का टाइप चेंज हो जाए। ठीक, वैसे होता नहीं है, वैसे आपको मानसून ही लिखना है सब जगह। तो मानसून, ये मालवा का पठार, इसकी फिजियोग्राफी, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? मानसून क्लाइमेट है। एवरेज रेनफॉल कितना है यहाँ पे? 75 टू 125 सेंटीमीटर। अब 75 टू 125 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कम, या जो है हम ये कहेंगे कम रेनफॉल यहाँ पे होता है। कम रेनफॉल होता है तो उसके कारण क्या होता है, हमारा क्रॉप पैटर्न जो है वो डिसाइड होता है कि हम किस तरह की फसल यहाँ पे उगाने वाले हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर इंटेंसिटी वाली फसल उग नहीं पाएगी। इसका मतलब है चावल, गन्ना, ये सारी फसलें यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ कौन सी मिलेगी? गेहूँ, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, ये सब। तो हमारे यहाँ जो बड़ी क्रॉप्स है वो कौन सी है? सोयाबीन, चिकपी, वीट, ये रबी और खरीफ में। इसके अलावा मेज, सोरगम, पिजन पी और ओपीएम यहाँ पे होता है। कहाँ पे? आपके वेस्टर्न एमपी में, मंदसौर, नीमच, रतलाम एरिया में, वहाँ पे ओपीएम होता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये क्या है, मालवा के पठार की एक और विशेषता, 28% जो है पूरे एमपी का एरिया ये कवर करता है। और इसके कारण क्या होता है, ये एमपी का सबसे लार्जेस्ट जो है वो रीजन बनता है, नेचुरल रीजन। ठीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ की? सिगार पीक, 881 मीटर। ठीक, इसके बाद में जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके एकदम मिडिल से जाता है। टॉपिक ऑफ कैंसर मिडिल से जाने का मतलब क्या है कि इसका एक पार्ट तो किस में आता है? उष्णकटिबंधीय में। ठीक है, और एक पार्ट किस में आता है? शीतोष्ण में। ठीक है, हालांकि उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन ये मिडिल से गुजरती है इसके, और जो है इसके दो पार्ट में इसको डिवाइड करती है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है यहाँ पे? चंबल, शिप्रा, माही, पार्वती और काली सिंध, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। तो किस तरह से बनता है मालवा का प्लेटू, किस तरह से बना है, ये चीज आपको समझ आई। कौन सा वॉल्केनो? शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो के अंदर क्या होते हैं? वेंट्स होते हैं। वो वेंट्स, और वहां पे कोई विस्फोट नहीं होता है, एकदम शांति से वो लावा बाहर निकलता है। विस्कस ज्यादा होता है, कम होता है, सॉरी, विस्कस कम होने का मतलब क्या है? ज्यादा फैलेगा वो, है ना, ज्यादा फैलेगा, लेयर्स बनाएगा, ये सारी चीजें उसके अंदर होगी। इस तरह से मालवा का प्लेटू। तो मालवा का प्लेटू क्वेश्चन इन्होंने पूछा था पिछले साल जैसे कि मालवा का प्लेटू क्यों इतना फ्लैट है? तो पहला तो कारण यही है कि वो प्लेटू है इसलिए फ्लैट है ना। कोई पठार होगा तो वो ऊपर से फ्लैट होगा, तभी उसको प्लेटू बोलते हैं। दूसरा ये कि ये शील्ड वॉल्केनो से बना है, और शील्ड वॉल्केनो से जो भी फिजियोग्राफी बनती है, टोपोग्राफी बनती है, वो फ्लैट होती है। तो ये उसका आंसर है। ठीक, इसके बाद में अगला हमारे यहाँ पे जो बड़ा रीजन है, जो हमारे उसमें भी है, मेंस में हमारे क्वेश्चन बन सकता है इससे, क्योंकि ये हमारे उसमें है सिलेबस में, नर्मदा सोन रिफ्ट वैली। ठीक, तो रिफ्ट वैली क्या होती है ये आपको पता है किसी को? ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका में है ना। रिफ्ट वैली क्या होती है? जो कॉन्टिनेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है बीच से और अलग होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ क्या है, जो कोई नई प्लेट बाउंड्री नहीं है, वहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट ही ब्रेक हो रही है, टूट रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वहाँ जो बनती है टोपोग्राफी, उसको बोलते हैं हम रिफ्ट वैली। अभी क्वेश्चन ये है कि नर्मदा सोन रिफ्ट वैली कैसे बनी? तो जब हिमालय जब क्रिएट हो रहा था तो उस टाइम पे प्रेशर बना किसके ऊपर? इंडियन पेनिनसुला वाली जो प्लेट है उसके ऊपर, इंडियन प्लेट के ऊपर, और उसके कारण वो बेंड हुई, और बेंड होते समय क्या हुआ? टूटी। तो इस टूटने में नर्मदा सोन आपकी रिफ्ट वैली बनी, एक केम्बे रिफ्ट वैली बनी छोटा नागपुर में,
यहाँ पे महानदी रिफ्ट और गोदावरी रिफ्ट, ये सारी नदियां जो है रिफ्ट वैली में बह रही है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदियां रिफ्ट वैली में बह रही है, तो नर्मदा सोन आपकी, ठीक है। यहाँ पे केम्बे, यहाँ पे कोई नदी आपको खास मिलेगी नहीं, ये आपकी महानदी की रिफ्ट और गोदावरी रिफ्ट। तो 4 रिफ्ट हमारे यहाँ पे रिफ्ट बनती है, रिफ्ट वैली बनती है, और 4 नदियां इस तरह से रिफ्ट में बहती है। इसमें नर्मदा सोन जो है, ये इसकी दिशा कौन सी है नर्मदा की? हाँ, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये रिफ्ट जो है ये क्या करती है, इसकी दिशा डिसाइड करती है, क्योंकि उसकी ढाल उस तरफ है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली किस तरह से बनी है, तो जब क्या लिखा है, फॉर्म ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। तो हिमालय जब बना, प्रेशर पड़ा इस इंडियन प्लेट के ऊपर, हमारी प्लेट बेंड हुई, और बेंड होने के उसमें क्या हुआ, रिफ्ट वैली क्रिएट हुई। तो नर्मदा सोन रिफ्ट वैली किस तरह से बनी है, वो इस तरह से बनी है ना। और ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट है हमारे पूरे एमपी में। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको, एक तो लोएस्ट पॉइंट है और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 300 मीटर। नदियां कौन कौन सी बहती है यहाँ पे, नर्मदा, सोन, दूधी, शक्कर और तवा, ठीक। इसके बाद में 26% लगभग जो है ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है नर्मदा सोन वैली पूरी, है ना, रिफ्ट वैली आपकी। और ये सेकंड लार्जेस्ट रीजन है कहाँ का, मध्य प्रदेश का। इसके बाद में यहाँ के वेस्ट पार्ट जो है, पश्चिमी भाग जो है इसका, वहाँ पे काली मिट्टी है। काली मिट्टी होने के कारण क्या हुआ है, वहाँ पे कॉटन हमने उगाया है, ठीक। वहाँ पे कॉटन, खरगोन, खंडवा आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कपास की खेती मिलेगी आपको, है ना। और रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पे, ईस्ट में, पूर्वी भाग में क्या मिलता है यहाँ पे, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी में क्या उगाते हैं हम, राइस उगाते हैं। अगर पानी अच्छा हो तो, पानी कम हो तो फिर हम क्या उगाते हैं, जैसे तंबाकू हुआ, हॉर्टिकल्चर करते हैं वहाँ पे, तंबाकू, कॉफी, ये सब। तो दोनों चीजें होना जरूरी है, मिट्टी के साथ साथ क्लाइमेट भी। तो यहाँ पे क्लाइमेट जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, नर्मदा होने के कारण पानी अच्छा है, तो उसके कारण हम क्या करते हैं, चावल उगाते हैं, ठीक। तो ये ब्लैक सॉइल, यहाँ पे कॉटन की खेती होती है मेनली, और जो रेड एंड येलो सॉइल है वहाँ पे शुगर केन और राइस, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन सी है यहाँ पे, कॉटन, शुगर केन और हॉर्टिकल्चर यहाँ पे होता है। तो कॉटन कहाँ पे, वेस्ट में, शुगर केन और चावल कहाँ पे, ईस्ट में, और हॉर्टिकल्चर इसके बीच में कहीं पे। ये यहीं पे क्या पड़ता है, यहीं पे बैतूल भी पड़ता है, जहाँ कभी कॉफी बनाई है हमने, है ना। तो रेड एंड येलो सॉइल, उससे जुड़ी हुई क्रॉप्स। क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे, समर जो है वो ज्यादा गर्म होता है, क्यों, क्योंकि ये किस में है, उष्ण कटिबंध में है, ये उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, और जो ठंड होगी वो मॉडरेट होगी, वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक। इसके बाद में एवरेज रेनफॉल कितना है, तो 57.5 सेंटीमीटर से 142.5 सेंटीमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट अगर आप जाएंगे तो आपका बारिश कम होगी, ठीक। ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे बारिश कम होगी, इसीलिए हमने क्या देखा है, ईस्ट में क्या, वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स है वो उगाई जा रही है, वेस्ट में जो जहाँ पे पानी कम लगता है वो वाली क्रॉप्स उगाई जा रही है, ठीक। और इसी रीजन में क्या है, यही रीजन अगर हम देखेंगे तो यही रीजन ऐसा है जो निमाड़ और ये सब जो पढ़ते हैं, तो हमारा जो निमाड़ रीजन भी, वो भी इसी रीजन, इसी में पड़ता है, किसमें, नर्मदा सोन वैली के आसपास, है ना। इसके बाद बुंदेलखंड, हमारा जो प्लेटू है उसको क्रेटोन भी बोलते हैं, है ना। क्रेटोन क्या होता है, प्लेट, ये कौन सी, क्रेटोन टाइप का प्लेटू है। क्रेटोन क्या होता है कि जैसे अभी हमने देखा कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और वो एक फैलता चला गया, इसी तरह क्या हुआ कि अंदर लावा था पहले से, लावा क्या हुआ, ठंडा होके और वो हो गया, ठंडा होने के बाद में सॉलिड हो गया। सॉलिड होने के बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर से जितना जो है मिट्टी विट्टी जो सब थी वो सारी हट गई, टाइम के साथ में इरोजन हो गया उसका, और जो वो लावा वाला जो हिस्सा था जो ठंडा हुआ था वो बाहर आ गया, ठीक। मतलब कैसे, अंदर लावा था पहले से, वो लावा ठंडा होके सॉलिड हो चुका था, अभी क्या हुआ, उसके ऊपर जो मिट्टी, जितनी मिट्टी थी वो टाइम के साथ में इरोजन होके और अलग चली गई, और अलग होने के बाद में क्या हुआ, उसका एक्सपोजर हो गया जो अंदर लावा ठंडा हुआ था उसका। तो इसको, उसको बोलते हैं क्या, क्रेटोन। ये दुनिया के सबसे पुराने जो है वो टोपोग्राफी में से एक है, और किस में मिलती है, कॉन्टिनेंट के इनलैंड में,
मतलब आपको अगर दुनिया की सबसे पुरानी टोपोग्राफी देखने जाएंगे आप, तो वो कहाँ पे, क्रेटोन जो होता है वहाँ पे मिलती है, और बुंदेलखंड जो है वो क्रेटोन टाइप का प्लेटू है। तो वैसे मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये मेंस में है नहीं आपके, लेकिन अगर बनता है तो आपको टिक लगा देना है कि ये क्रेटोन है। अगर प्रीलिम्स में बनता है, मेंस में बनता है तो आप लिख सकते हैं। लेकिन क्रेटोन के साथ में क्या एक और बात होती है कि ये चूंकि इतना पुराना होता है ना, तो इनके अंदर मिनरल्स जो है वो रेयर मिनरल्स मिलते हैं। तो आप बुंदेलखंड के प्लेटू को देखेंगे तो ये क्या है, मिनरल रिच है ना। तो क्रेटोन, इसके अलावा आप देखेंगे कौन कौन से क्रेटोन है हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर, तो बुंदेलखंड, सिंहभूम, सिंहभूम के बाद में बस्तर, धारवाड़ और अरावली, और ये सारे रीजन जो है वो क्या है, मिनरल रिच है। इन सब में क्या, खनिजों की जो है वो अच्छी पर्याप्त मात्रा हमको मिलती है। आप अरावली जाएंगे तो आपको तांबा और चूना पत्थर और ये सब मिलता है। जब आप सिंहभूम जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। बस्तर में भी ऐसा ही है, धारवाड़ में आपको सोना, है ना, हीरा भी, गोलकुंडा की जो खदानें थी हीरे की वो यहीं पे थी। इसी तरह से जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के नीचे आपको हीरा मिलता है। तो हीरा जो है पन्ना में जो मिलता है वो, हालांकि रीवा पन्ना का पठार अलग है हमारे इसमें फिजियोग्राफी में देखा जाए, लेकिन वो क्रेटोन से ही बना है। तो जो क्रेटोन है वो जुड़े होते हैं मिनरल से। तो बुंदेलखंड के अलावा जो इंडिया के अलग अलग क्रेटोन है वो यही है, कौन से, 1, 2, 3, 4 और 5 क्रेटोन इंडिया में है। और ये पांचों जो क्रेटोन है ये मिनरल रिच है। आपको खनिज चाहिए तो आप क्रेटोन ढूंढो, क्रेटोन ढूंढोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अलग अलग तरीके के खनिज मिल जाएंगे। तो रेयर मिनरल जो है वो यहाँ पे मिलते हैं और ये मिनरल रिच होते हैं। तो इसलिए बुंदेलखंड भी क्या है, मिनरल रिच है। तो अगर क्वेश्चन बनता है क्या बुंदेलखंड का पठार क्यों खनिजों की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है खनिजों की दृष्टि से, तो आपको ये बताना है कि ये जो पृथ्वी है उसकी सबसे पुरानी जो चट्टानें उससे बना है। और उन चट्टानों में क्या है, उन चट्टानों में इस तरह के खनिज पाए जाते हैं, कौन से, हीरे, सोना, इसके अलावा आपका जो लोहा है, आपका तांबा है, ये सब। तो इस कारण से बुंदेलखंड और इसके आसपास का क्षेत्र क्या है, खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, इसके बाद में बुंदेलखंड से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। एवरेज हाइट कितनी है बुंदेलखंड की, तो 150 से 450 मीटर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा, 1148 मीटर इसकी ऊंचाई है। एवरेज रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद में बुंदेलखंड के साथ में एक क्वेश्चन और बनता है क्या, कि बुंदेलखंड जो है वो वाटर स्कार्सिटी वहाँ पे है, जल संकट से ग्रस्त है। क्यों, तो उसका एक कारण तो ये क्रेटोन होना है। इसका क्रेटोन होने के कारण क्या होता है, यहाँ की मिट्टी जो है वो पोरस हो गई है, वो थाम नहीं पाती है एकदम से पानी को। तो जब पानी गिरता है तो पानी बह चला जाता है, आप रोक नहीं पाते। दूसरा क्या है, पानी, वैसी बारिश कम होती है वहाँ पे, है ना। तो अगर 2-5 नंबर में क्वेश्चन बनता है तो एक तो आपको ये लिखना है कि वहाँ पे जो मिट्टी है वो मिट्टी रोक नहीं पाती, उसकी जो वो रेनफॉल जो होता है उसको तो सारा बह जाता है। दूसरा ये है कि रेनफॉल कम होता है। तीसरा ये है क्या, कि वहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट वो ठीक से नहीं हुआ है। जब अब होने लगा है तो अब जो है वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी कम से कम एमपी वाले बुंदेलखंड में तो खत्म हो गई है, यूपी वाले बुंदेलखंड में अभी भी बची हुई है ना। इसके बाद अगला कितना, 7.7% पूरे एमपी का कवर करता है ये। सिंध, धसान, केन और बेतवा, ये यहाँ पे। तो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना कहाँ, किसके लिए, बुंदेलखंड के पठार को पानी पहुंचाने के लिए। तो वहाँ के वाटर स्कार्सिटी खत्म करने के लिए हमने क्या किया है, केन बेतवा लिंक परियोजना हमने चलाई है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे चूंकि पानी कम है तो कौन सी क्रॉप्स होगी जो वाटर इंटेंसिव नहीं होगी, तो कौन कौन सी, जवार, बाजरा यहाँ पे उगता है। इसके अलावा कोदो कुटकी, जो अभी हमारे हमने इसको जीआई टैग भी इसके लिए लिया है, कोदो कुटकी के लिए। तो कोदो कुटकी यहाँ पे उगाया जाता है। इसके बाद इसका 1/3 जो है पूरे बुंदेलखंड का, उस पे क्या है, वन लगे हुए हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट है। तो इसलिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ का इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तेंदुपत्ता प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। सोइल में ये नाम लिख लेना, नाम जो है आपको याद रहने चाहिए, कौन से, माड़, काबर, परुआ और राकड़। ये 4 जो है 4 तरह की सोइल यहाँ पे मिलती है। ये यहाँ की रीजनल सोइल है, ये और कहीं नहीं मिलती। तो ये 4 तरह की सोइल है। इसका कभी कोई नाम आ जाता है कि ये क्या है ना,
या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इनके ऊपर रिसर्च चल रही है कि अगर ये यहाँ की मतलब लोकल सोइल है, ठीक है, तो कौन कौन सी फसलें यहाँ पे उगाई जा सकती है, कौन सी जो है यहाँ पे, तो इसके लिए यूएसए वाले यहाँ पे रिसर्च करके गए, उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया कि कौन सी, तो इन्होंने कहा ऑयल सीड यहाँ पे उगाओ, वो उसमें भी माड़ जो है वो ऑयल सीड के लिए है, बाकी 3 जो है वो उनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। तो ये वाली अभी जो है न्यूज़ में रही है कि किस तरह से इस रीजन को हमको डेवलप करना है, बुंदेलखंड रीजन को। तो इसमें ये मिट्टियाँ जो है, ये मिट्टियों में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, तो आपको ये 4 तरह की जो मिट्टी मिलती है यहाँ पे, जो बुंदेलखंड वेराइटीज नाम से फेमस है ना, उसको पूछे लिखा ये जाता है कि बुंदेलखंड वेराइटीज ऑफ सॉइल। तो ये लोकल सॉइल से यहाँ की, इस ये कलर जो है इसमें काले से लेके भूरे तक कलर होता है, सब तरह से कलर में मिलती है, लेकिन सबकी विशेषता क्या है कि ये मिट्टी को नहीं थाम पाती, जब पानी को नहीं थाम पाती, है ना। इसके बाद में ग्रेनाइट रॉक्स यहाँ पे मिलती है। तो ये वाला, ये जो पूरा रीजन है, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में और ज़्यादा अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत फैक्ट मिल जाएंगे, है ना। तो वो किस्मत खराब होती है तो पूछते हैं, बाकी मैक्सिमम क्या होता है, एमपी से अगर क्वेश्चन आता है तो ये वो पूछ लेते हैं, है ना। तो वो चमत्कारी उससे बच के और हम थोड़ा से इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ के और आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में अगला जो रीजन है कौन सा, रीवा पन्ना का पठार। तो बुंदेलखंड के नीचे वाला ये वाला जो भाग है, ये रीवा पन्ना का पठार है। यहाँ पे रीवा पन्ना के पठार में आप देखेंगे तो विंध्यन रेंज जो है वो इसी के पास में है, ठीक। तो विंध्यन रेंज होने के कारण क्या है, विंध्यन रॉक्स जो है उसी से बना हुआ ये पठार है ना। तो इसकी हम कैसे बना है उसमें नहीं जाके, और ये है कि इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन से है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ ये कि जो आर्कियन रॉक्स जो थी, आर्कियन रॉक्स मतलब आर्कियन एक एज है ना, अर्थ के एवोल्यूशन में। तो आर्कियन एज, उनकी रॉक्स अब जो है एक्सपोज हुई है इरोजन के होने के बाद। तो वो रॉक्स जो एक्सपोज हुई है उसको हम रीवा पन्ना का पठार आज बोल रहे हैं, ठीक। कितना 10% एरिया पूरा एमपी का कवर करती है। कोई किस टाइप की सोइल मिलती है यहाँ पे, लाल और पीली मिट्टी, है ना। लेकिन पानी अच्छा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे व्हीट और राइस ये दोनों उगाते हैं। तो जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे चावल, और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे गेहूं, ठीक। दोनों में वही कारण है क्या, पानी का होना ना होना, है ना। कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे आप चावल उगाएंगे, जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे गेहूं उगाया जा रहा है। एवरेज रेनफॉल कितना है यहाँ पे, 125 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायमंड डिपॉजिट से पूरे जो है अकेला ऐसा रीजन है जहाँ पे डायमंड डिपॉजिट है। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, केन, टोंस, सोनार, बीहड़ और व्योरमा। अब ये नदियाँ होना तो ठीक है, लेकिन ये नदियाँ जो है वाटरफॉल बनाती है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से वाटरफॉल मिलते हैं, चचाई, केवटी, बहुती, पूखा। अब इसमें जो एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो कौन सा है, बहुती, और कौन सी नदी बनाए, सेलर नदी पे, ठीक। इसके अलावा चचाई ये भी इम्पोर्टेंट है, केवटी भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी जो वाटरफॉल्स है, ये वाटरफॉल्स कहाँ पे मिलते हैं, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, किस नदी पे बने हुए हैं ये इम्पोर्टेंट है, दोनों, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला रीजन जो हमारे यहाँ पड़ता है मध्य भारत का पठार, ये वाला ऊपर वाला, इसको और क्या चंबल सब ह्यूमिड रीजन भी बोलते हैं, है ना। जो मध्य भारत का पठार है चंबल सब ह्यूमिड रीजन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये क्या 10% एरिया कवर करता है पूरे इसका, 75 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है। एवरेज रेनफॉल 75 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है, अभी तक हमने जितने देखे उन सब में सबसे कम है। तो एमपी में सबसे कम पानी, सबसे कम रेनफॉल कहाँ होता है, वो होता है चंबल, या जो है अपना सेंट्रल इंडिया का जो प्लेटू है मध्य भारत पठार में, है ना। और कितना 75 सेंटीमीटर। अब पूरे एमपी में सबसे कम रेनफॉल कहाँ होता है, भिंड में, है ना। तो भिंड रीजन भी इसमें पड़ता है। इसके अलावा अगला, अब पानी कम है चूंकि, तो यहाँ पे आपकी क्रॉप्स कौन सी मिलेगी आपको, ज्वार, बाजरा, जिसके अंदर आपको पानी कम लगना है। कौन सी बड़ी नदियां यहाँ बनती है, चंबल, काली सिंध, पार्वती, कूनो और कंवारी। अब इसमें चंबल जो नदी है वो यहाँ पे क्या बनाती है, रेवाइंस या गली इरोजन जिसको बोलते हैं। वो कैसे होता है,
वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इरोजन कौन सा है? वर्टिकल इरोजन। आप क्या होता है, पानी आपका गिरा, सबसे पहले स्प्लैश इरोजन होता है। सबसे पहले स्प्लैश इरोजन मतलब कि जब पानी गिरा तो वो बड़ी बड़ी बूंदे जो गिरी उनने क्या किया, मिट्टी को तोड़ दिया। मिट्टी को तोड़ने के कारण क्या होता है, वो मिट्टी जो बिखरी, अब ये है कि उसकी पकड़ कमजोर हो गई, है ना, जमीन के साथ में वो फ्री हो गई उससे, जमीन से, सरफेस से। सरफेस से फ्री होने के बाद क्या हुआ, जब तेजी से बहा कुछ, तो उसके बाद में अगला क्या होता है, स्प्लैश के बाद में रील इरोजन। रील इरोजन में क्या होता है, RILL, रील इरोजन। उसमें क्या होता है, लिख दूं क्या मैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि चंबल के रेवाइंस वो बनी कैसे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, बन गई तो अब उसको ठीक कैसे करना है आपको, है ना। तो चंबल की रेवाइंस, चंबल रेवाइंस, है ना। तो सबसे पहले होता है स्प्लैश इरोजन। तो स्प्लैश इरोजन से अगर आपको रोकना है, यहीं से अगर आपको रोकना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वनस्पतियां लगानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे आप पेड़ पौधे लगाओगे, जो है फॉरेस्ट कवर या फिर वेजिटेशन यहाँ पे आप लगाओगे, है ना। तो आपका स्प्लैश इरोजन नहीं होगा। अगला होता है स्प्लैश के बाद में जो मिट्टी ढीली पड़ गई, तो वो रील इरोजन उसको बोलते हैं, है ना, कि जो मिट्टी ढीली पड़ गई तो उसके बाद क्या होता है, छोटी छोटी इस तरह से छोटी छोटी वहाँ पे वो रील बनना शुरू हो जाएगी। जहाँ से पानी बहेगा ना, तो वो एक वर्टिकली जैसे इतनी गहराई पे मिट्टी को काट के लेके चली जाएगी। तो अब क्या हुआ, वो एक जगह मिल गई पानी को जो बहने के लिए, और आसपास की मिट्टी क्या है, कमजोर है। तो आसपास की मिट्टी कमजोर होने, इसके बाद अगला क्या बनता है, तो वो होता है गली इरोजन। रील इरोजन के बाद में गली इरोजन। अभी धीरे धीरे करके जो पूरा चंबल है वो बीहड़ में या गली इरोजन में, जिसको रेवाइंस बोलते हैं, उनमें कन्वर्ट हो गया है। चंबल बेडलैंड बोले, चंबल रेवाइंस बोले, या गली इरोजन बोले आप, है ना। चंबल का गली इरोजन, तीन में से कुछ भी बोले तो यही कुछ होता है ना। इसमें आपको अगर रोकना है तो स्प्लैश इरोजन से रोको, वहां नहीं रुकता है तो फिर रील इरोजन, वहां पे आप रोक सकते हैं। कैसे, कि उस रील को तोड़ दो जो बनी है, तो पूरे उसका सर्वे करके रील को तोड़ दो, ताकि वो जो है जब अगली बार जो पानी आए तो वो मिट्टी को हो सकता है शीट इरोजन कर दे, लेकिन वो गली इरोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाए, ठीक। और अगला जो गली इरोजन होता है, गली इरोजन के बाद में तो ये होता है कि आप पूरे उसको गली को ही, अब जो गली बनी है उस पे जो है वेजिटेशन लगा दो, ताकि ये हो कि, क्योंकि अब उसको तोड़ तो सकते नहीं है ना, और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो जो इन्होंने क्या किया है, चंबल जो वैली है, इस पूरी चंबल वैली में वेजिटेशन जो है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं, और वेजिटेशन बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है, वो मिट्टी जो है उसकी पकड़ मजबूत हो जा रही है। रेवाइंस तो है, लेकिन वो वेजिटेशन वहां पे होने के कारण अब और ज्यादा बढ़ना कम हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे आपको रोकना है, अगर चंबल में रेवाइंस को खत्म करना है, तो अब खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां पे वेजिटेशन लगाया जा सकता है। एक दूसरा ये है कि जहाँ पे चंबल अलग अलग कुछ उसमें बढ़ती है अगर छोटी छोटी धाराओं में, तो वहीं पे उसको रोक दो। मतलब जो पानी है चंबल का, वो चंबल का पानी जब बारिश का मौसम आए तो वो इधर उधर नहीं बहना शुरू हो जाए, है ना। उसके लिए क्या हुआ, हमने बांध बनाए हैं 3। कौन कौन से, एक तो यहाँ बनाया मंदसौर में गांधी सागर, कोटा में फिर कोटा बैराज बनाया, एक जवाहर सागर बनाया आपका रावत भाटा में, है ना। तो 3 चंबल पे डैम बनाए। इसके बाद में आगे भी धीरे धीरे हमने क्या स्टॉप डैम्स जो है वो बनाना शुरू किए, जिससे क्या हो रहा है कि चंबल जो है उसकी जब बह रही है चंबल, तो उतनी ज्यादा तेजी से नहीं बह पा रही, तो उसका बहाव कम करके हमने गली इरोजन को कम किया है। इसके अलावा गली इरोजन को कम करने के और कौन से तरीके हो सकते हैं, या सॉइल के इरोजन को कम करने के कौन से तरीके हो सकते हैं, चेक डैम बनाना, है ना, वेजिटेशन लगाना, और क्या होता है। अच्छा, आपको बताया कुछ। ये आपको जो है पूरा जितना जो है ये इरोजन है, इसको रोकने के जो तरीके हैं आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां पे, है ना। लेकिन उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है ये बात, चंबल के साथ तो ये है कि हम वेजिटेशन के थ्रू और चेक डैम के थ्रू इसको
कम कर रहे हैं। लेकिन गली इरोजन को कैसे कम करना है, इसके सॉइल इरोजन को कैसे कम करना है, तो सॉइल कंजर्वेशन वाला आपका जो टॉपिक आएगा उसमें आपको मिलेंगे। तो ध्यान रख लेना, अगर मान लो ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चन में आ जाए, 11 मार्कर में आ जाए, तो फिर आपको जो है वो सारे तरीके लिख देने जो तरीके सॉइल इरोजन में काम में आते हैं। ठीक, मिट्टी कौन सी मिलती है चंबल में, तो काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, है ना, ब्लैक सॉइल और कौन सी, एलुवियल सॉइल। अब हम देखते हैं एलुवियल सॉइल जो है वो तो क्या, वो तो अच्छी खासी जो है वो होती है जिसमें प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, फिर पानी कम है। तो आपकी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें दो चीजें रोल निभाती है, कौन सी, सॉइल और क्लाइमेट। अगर आपके पास सॉइल अच्छी है और क्लाइमेट खराब है तो भी क्या होगा, आपको ज्वार बाजरा उगाना पड़ेगा, है ना। और आपका क्लाइमेट अच्छा है लेकिन सॉइल खराब है तो फिर आपको कोई ऐसी फसल उगानी पड़ेगी जो वाटर इंटेंसिव तो है लेकिन उसमें खराब मिट्टी में भी उग जाती है, जैसे शुगर केन आपकी हुई, है ना। इसके बाद में यहाँ पे रेवाइंस टोपोग्राफी, इसको चंबल सब ह्यूमिड रीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पानी कम होने के कारण, कम पानी आता है, गिरता है यहाँ पे, तो इस कारण से इसको चंबल सब। और ये क्या, विंध्यन रॉक ग्रुप जो है उससे बना हुआ है जो चंबल। अब इस पूरा जो हमने अभी देखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये कौन सा, जो सेंट्रल हाईलैंड है हमारा, हमने 5 जो पार्ट देखे थे इसमें सेंट्रल हाईलैंड वाला हमने खत्म किया है। ठीक, इसके बाद क्या बचता है, सतपुड़ा, मेकाल और ईस्टर्न या बघेलखंड प्लेटू, है ना। तो ये हम कल खत्म करेंगे और साथ में हम जो है मेंस के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के क्वेश्चन इसके थोड़े से डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपकी जो फिजियोग्राफी है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगला जो है हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, एमपी का पूरा ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से है, उसके साथ में क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे यहाँ क्यों नहरें नहीं बन पाती है, किस तरह की सिंचाई हम करते हैं, और कौन कौन से हमने जो है नदी घाटी परियोजनाएं, जो वैली हमने नर्मदा वैली जो पूरी परियोजना बनाई है ना। इसके अलावा ये जो अभी हमने देखा था कौन सी लिंक, केन बेतवा लिंक परियोजना, है ना। तो इस टाइप की जो भी हमारे यहाँ पे चल रही है वो सब देखेंगे, है ना। और उससे जो है हम कहाँ पे एनर्जी में, एनर्जी सेक्टर में किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो हमको जो है ड्रेनेज सिस्टम और उससे जुड़ा हुआ भाग, और दूसरा ये सतपुड़ा और ईस्टर्न प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू जो है वो कल देखेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है तो ये वाला जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा इसमें कुछ चीज़ें लगेगी जब आप लिखने जाएंगे, तो कौन कौन सी, कि कौन कौन से जिले में ये फैला हुआ है। मान लो चंबल है, हमने मध्य भारत पठार देखा, तो वो कौन कौन से जिले में फैला हुआ है। इसके अलावा बुंदेलखंड का पठार है, ये कौन से जिले में फैला हुआ है, ये आप लिख लेना अपने, है ना, या बुक में मिल जाएगा। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैं इसमें जोड़ा नहीं, है ना। ठीक, कोई डाउट आए तो पूछना, क्वेश्चंस घर जाके देखना बन रहे कि नहीं बन रहे, नहीं बने तो फिर बताना आके कि ये वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे, मेंस के भी प्रीलिम्स के भी, क्योंकि हमको पूरी एक साथ तैयारी कर लेनी है। बाद में ऐसा नहीं हो कि यार ज्योग्राफी पढ़ी थी लेकिन वो प्रीलिम्स के ही काम आ रही है या केवल मेंस के काम आ रही है। हमको पूरी कंप्लीट अप्रोच लेके चलनी है कि ये खत्म हो जब क्लास, तो उसके बाद में ये हो कि आप मेंस प्रीलिम्स दोनों जो है उसमें ये हो जाए कि हाँ हो जाएगा, मतलब दिक्कत नहीं आएगी कहीं। हमने जो एक पार्ट है सेंट्रल आइलैंड जो है एमपी का, एक देख लिया था, 2 बचे थे हमारे। कौन कौन से बचे थे, एक तो बघेलखंड वाला बचा था जिसको ईस्टर्न प्लेटू बोलते हैं, है ना, पूर्वी पठार, और एक बचा है हमारे जो माउंटेन रेंजेस है हमारे यहाँ पे वो, तो पूर्वी पठार ये वाला क्षेत्र जो है हमारा, ये पूर्वी पठार कहलाता है, या बघेलखंड का पठार ये वाला, जिसमें हमारे आप अगर देखने जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा मिनरल्स की, खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में ये किसका भाग है, ये छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर पठार उसका भाग है। ये छोटा नागपुर पठार आपको पता है कि भारत का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज की दृष्टि से क्षेत्र है, और इसमें ये बघेलखंड का पठार जो है ये थोड़ा सा अलग हो गया है उससे। इतने लंबे टाइम पे गोंडवाना लैंड जो था उसका पार्ट है ये, मतलब जो पेंजिया जब टूटा 2 भागों में तो उसमें गोंडवाना लैंड था, उस टाइम का, उस जमाने से जो ये एग्जिस्ट करता है। धीरे धीरे जो है इसके ऊपर की परत हट गई और जो बाहर निकला पठार
वो बघेलखंड का पठार। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, छोटा नागपुर पठार जो है उससे टूट के थोड़ा सा अलग हुआ है बघेलखंड का पठार, है ना। क्यों महत्वपूर्ण? खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, है ना। मिनरल्स हमारे मिलते हैं। इसके अलावा सिंगरौली, सीधी, जो जितने हमारे यहाँ पे ऊर्जा राजधानी जैसे कहा जाता है सिंगरौली को, तो ऊर्जा के क्षेत्र में जितना भी काम हो रहा है तो वो ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे ऊर्जा, खनिज, ये सब की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है बघेलखंड। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है हम देख लेते हैं। तो मिट्टी कौन सी है? यहाँ पे लाल मिट्टी आपको मिलेगी, है ना। रेड और येलो सोइल यहाँ पे है, तो रेड और येलो सोइल। साथ में पानी जो है यहाँ पे अच्छा आता है। क्यों बारिश क्यों अच्छी आती है, रेनफॉल यहाँ पे? क्योंकि ये किधर से, उधर बंगाल की खाड़ी वाला जो है उधर से आता है यहाँ पे पानी और बारिश करवाता है, तो पानी अच्छा होता है। तो यहाँ पे गेहूँ, चावल और अलग अलग जो अनाज है वो सब यहाँ पे उगते हैं। इसके बाद में ये क्या है, कैमूर रेंज जो है वो इसको दो भागों में बांटती है। कैमूर रेंज किसका भाग है? कैमूर, विंध्यन रेंज का भाग कैमूर, ये इसको दो भागों में बांटता है। कौन कौन सी नदियां निकलती है यहाँ से? तो टोंस और सोन जो है ये, और इसकी सहायक नदियां, ये सब इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। कहाँ से? बघेलखंड से। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से प्रवाहित इस क्षेत्र को करती है, फिर जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा में। इसके क्लाइमेट हमको पता है, सबका हमको मानसून लिखना है ना। उसके अंदर अगर आ जाए तो आपको जैसे चंबल का है तो चंबल का आपको महाद्वीपीय लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ये मानसून क्षेत्र है। वेजिटेशन कौन से मिलते हैं यहाँ पे? तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, है ना। और पॉपुलेशन जो है यहाँ पे कौन सी? गोंड और कोल जनजाति यहाँ पे, इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, गोंड और कोल की। भीलों की कहाँ पे है? यहाँ पे अपने झाबुआ और इन सब के क्षेत्र में। नीचे जाएंगे तो फिर भारिया और वो सब मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे गोंड और कोल, जब आपको अगर मान लो क्षेत्र देखना है तो उनका क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड का पठार। ठीक, तो क्षेत्र पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में कि कहाँ पे मिलते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे खोज लेना है उसमें से कि अच्छा यहाँ पे कौन सा वाला क्षेत्र ऐसा है जो बघेलखंड के पठार का भाग है, और उसमें आपको टिक कर देना है। या बघेलखंड सीधे आ जाए तो उसको वहाँ लगा देना है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे जैसे गोंड है, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे गोंड जितने जो है राजा हुए हैं गोंडों के, तो उनकी यहाँ पे राजधानी भी रही है, मंडला और ये सब आसपास, और साथ में यहीं से इन्होंने अपना जो है एक्सपांशन किया, नागपुर तक गए ये जीतते जीतते। तो बघेलखंड के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ पे है, जो समझने जैसा भी चीज़ है जिसके अंदर, तो वो है क्या? माउंटेन्स। जो हमारे यहाँ पे कितने, तीन हमारे यहाँ पे माउंटेन्स बड़े मिलते हैं। एक तो अरावली, जो किसमें? वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है हमारा, वहाँ पे अरावली रेंज है। उसका एक छोटा सा पार्ट हमारे यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में अरावली का। इसके बाद में ये विंध्या, और विंध्या के बाद में ये सतपुड़ा, विंध्या और अरावली, ये तीन बड़े हमारे यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है। ठीक, अब इसमें हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम सबसे पहले तो ये समझे कि ये वाले जो माउंटेन्स है कौन से? विंध्यन माउंटेन्स और सतपुड़ा, ये दोनों कौन से माउंटेन्स है ना। तो ये जब आप देखने जाएंगे, हमारा जो पूरी टोपोग्राफी देखेंगे मध्य प्रदेश की, तो आपको दिखेगा पहले विंध्यन माउंटेन है, विंध्यन के बाद में नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली के बाद सतपुड़ा माउंटेन है, और उसके बाद तापी की रिफ्ट वैली। ये चारों कैसे बने? तो ये एक ही प्रक्रिया का हिस्सा था जिससे ये बने हैं। ब्लॉक माउंटेन आप जानते हैं, ब्लॉक माउंटेन किस तरह से बनते हैं? ब्लॉक पर्वत कैसे? आसपास की जमीन नीचे हो जाती है तो ऊपर वाला हिस्सा बहुत सुंदर है। आसपास की जमीन नीचे हो जाती है, आसपास की जमीन ऊपर हो जाती है। आसपास की जमीन दो प्लेट्स ऐसे एक्सपैंड करती है तो फिर वो वाली जमीन रुक जाती है। यहाँ पे कौन सी दो प्लेट्स है? देखिए, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन ये होता है कि जैसे कोई एक प्लेट है, उस प्लेट के अंदर टेंशन आई है ना, वो एक दूसरे से दूर हो रही है, तो जरूरी नहीं है दो प्लेट वहाँ पे हो। एक प्लेट अगर टूट रही है या दूर हो रही है, उनके बीच में स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रही है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो एक हिस्सा उसका ऊपर वर्टिकली मूव हो जाता है, ऊर्ध्वाधर उसकी दिशा में वो, अब जैसे वो वर्टिकल मूव हुआ तो उसके आसपास वाला हिस्सा अपने आप नीचे रह जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो एक
जैसे वो टेंशन जो आई है तो उसमें ये होता है कि जैसे आप वलित पर्वत जानते हैं जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स में क्या होता है, एक सिंगल फोल्ड नहीं बनता, क्या होता है एक फोल्ड फिर छोटा फोल्ड इस तरह से, और एंड में जाके फिर वो जहाँ जैसे हमारे हिमालय है तो उसमें क्या है, पहले वो सबसे बड़ा हिमालय है, उसके बाद में मध्य हिमालय, उसके बाद पार हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक, और शिवालिक के बाद खत्म होता है। तो इसी तरह से जब फोल्ड माउंटेन बनते हैं ना, तो कभी कभी उसमें ये होता है कि जैसे ये वाला हिस्सा ऊपर उठा है ना, ये दो नीचे रह गए, इसके आसपास वाले क्षेत्र भी ऊपर उठेंगे, हो सकता है कि वो थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या केस है, ये वाला केस जब आप देखने जाएंगे जो हमारे यहाँ पे है, उसमें सतपुड़ा ज़्यादा ऊपर उठा है, विंध्यन थोड़ा कम ऊपर उठा है। तो हाइट के दृष्टि से देखें तो कौन सा, सतपुड़ा ज़्यादा ऊंचा है, विंध्यन। अब इसी तरह से ग्रेबेन, जो दो तरह की संरचना बनती है जब आप ब्लॉक माउंटेन देखते हैं, तो ये जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स्ट। क्या बोलते हैं, HOR, होस्ट है ना। और जो नीचे, ये नीचे जो रह गया ये ग्रेबेन, ठीक, ग्रेबेन। तो ये जो ऊपर सतपुड़ा जो है ये क्या है, होस्ट है, और नर्मदा या तापी वैली ये क्या है, ग्रेबेन है। जो विंध्यन है वो होस्ट है, लेकिन वो थोड़ा कम जो है, उसकी ऊंचाई कम है। इसके बाद ग्रेबेन, नर्मदा वैली ज़्यादा नीचे है ना, सतपुड़ा ऊपर, और तापी जो है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन वो भी ग्रेबेन है। तो इस तरह से क्या हुआ, जब ये बना था तो उस टाइम पे सतपुड़ा, तापी, नर्मदा और विंध्यन ये चारों एक साथ बने हैं, ठीक, चारों एक साथ बने, एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है। दोनों ब्लॉक माउंटेन है, जो अपना विंध्यन है वो भी ब्लॉक माउंटेन है, सतपुड़ा भी ब्लॉक माउंटेन है, और नर्मदा और तापी ये दोनों क्या है, नर्मदा और तापी ये दोनों ग्रेबेन है, ठीक है। अब इसमें छोटा बड़ा हो सकता है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अब इसके बाद में आप देखेंगे इनकी दिशा जो है, इनकी ढाल जो है वो तय कर रही है। उसके कारण क्या हुआ, नर्मदा और तापी इन दोनों की ढाल चूंकि ऐसी है, तो नर्मदा और तापी किधर, वेस्ट में फ्लो होती है, ठीक। तो सबसे बड़ी दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, रिफ्ट वैली में फ्लो होने वाली रिवर्स, वो क्या हुआ, एक प्रक्रिया ऐसी हुई, कौन सी, हमने उस दिन समझा था जिस दिन क्या बना था हमारा, नर्मदा और इसकी वैली जब हमने कल जो पढ़ी थी, उस टाइम पे हमने देखा था कि क्या, जब हिमालय जो है ऊपर उठ रहा था उस टाइम पे टेंशन हुई, उस टेंशन के कारण क्या हुआ, ये वाला जो है घटना हुई, और ये वाली घटना ने फिर क्या किया, सतपुड़ा को, विंध्यन को, और ये दो रिफ्ट वैलीज को हमारे सामने आई। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि विंध्यन जो है वो कौन सा पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत है, सतपुड़ा कौन सा पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत है, ये दोनों वैलीज रिफ्ट वैलीज है, या ग्रेबेन है, तो कुछ भी आता है इन सब में से तो आपको आंसर लगा देना है। या फिर अगर क्वेश्चन मेंस में आता है कि इनके बनने की प्रक्रिया, या फिर जो है इनके बारे में कुछ बताइए, तो आपको कुछ भी बताना है, तो जब डायग्राम बनाना है तो होस्ट और ग्रेबेन लिख देना है कि ये होस्ट है और ये ग्रेबेन है, ठीक। तो आप जब ये लिख देंगे तो आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे वहां पे। तो ये तो हुआ क्या कि ये किस तरह से बना है ये सब, है ना। अब इसमें जो कुछ वो है फैक्ट है इसमें, वो हमको देख लेना है। तो एक फैक्ट तो क्या है कि ये सतपुड़ा जो है ये 7 फोल्ड, इसका हिंदी क्या है, 7 फोल्ड, ये 7 माउंटेन्स है, जिसमें शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले इधर कौन सा है, राजपीपला है, और जो लास्ट है वो कौन सा है, अमरकंटक। अब अमरकंटक से दो बड़ी नदियां निकलती है, कौन कौन सी, नर्मदा और सोन, है ना, नर्मदा, सोन, जोहिला, ये 3 नदियां जैसे निकलती है। तो ये 3 नदियां किस तरह से, अगर अमरकंटक में देखूं, ये यहाँ कहीं अमरकंटक है मान लो, एक तरफ नर्मदा इधर निकल रही है, सोन ये ऐसे जा रही है बघेलखंड में, जोहिला भी यहीं कहीं जा रही होगी, है ना। तो ये किस तरह का वो बोलेंगे इसको हम, किस तरह का अपवाह तंत्र है ये, हाँ, ये किस तरह के अपवाह तंत्र का उदाहरण है, जहां पे एक जगह से, जहां से ओरिजिन हो रहा है वहां से 3 तरफ या चारों तरफ जो है नदियां निकल रही है, उसको किस तरह के अपवाह तंत्र का उदाहरण है, हाँ? नहीं, हाँ, सेंट्रिक, अरी बोलते हैं, रेडियल क्या बोलते हैं, है ना, अरी रेडियल,
तो ये जो है उसका उदाहरण है। तो हमको अगर कुछ आता है तो हमको उदाहरण यहीं का लिख देना है। इस तरह का ज्योग्राफी में आए तो यहीं का लिख देना है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है इसके आसपास का तो आपको बता देना है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा आर्य अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो ये इसके बाद में अगला इसमें क्या है, ये सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है यहाँ पे होता है। पचमढ़ी हाईएस्ट रेनफॉल हमारे यहाँ पे रिसीव करता है। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस पचमढ़ी, उसमें हाईएस्ट पीक जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। धूपगढ़ कितनी ऊंचाई है उसकी, 1350 मीटर। कौन सी हिल्स में है, महादेव हिल्स। किसका पार्ट है वो, सतपुड़ा का। तो सतपुड़ा में महादेव, महादेव में धूपगढ़, है ना। तो क्वेश्चन जो कि इन्होंने जब पूछा था प्रीलिम्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या किया था, धूपगढ़ कहाँ पे किन माउंटेन रेंजेस के अंदर है, तो उसमें सतपुड़ा भी दे दिया था और महादेव भी, दोनों दे दे तो फिर किस में जाना है, महादेव में। सतपुड़ा छोड़ देना है, आप कितना भी केस कर लो आगे कुछ नहीं होने वाला है ना। इसके बाद में क्या है, सतपुड़ा अभी हमने देखा कि ये क्या ब्लॉक माउंटेन है। नर्मदा ग्रेबन वो कहाँ पे है, इसके नॉर्थ में, और तापी ग्रेबन वो साउथ में है ना। इसके बाद कौन कौन से यहाँ पे वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र है, तो एक तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है, 2009 में वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ। इसके बाद में बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, और बोरी के बाद में एक और क्या है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क भी और टाइगर रिजर्व भी है ना। तो ये तीनों यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से निकलती है, तो तापी, नर्मदा, तवा, ये जो तीन बड़ी नदियां हैं ये यहीं से निकलती है। तवा कहाँ से, होशंगाबाद से, तापी बैतूल के मुल्ताई से, और नर्मदा अमरकंटक से, है ना। तो ये आपको, ये जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे भी इनको नदियों को ठीक से पढ़ लेंगे। इसके बाद अरावली माउंटेन्स, तो अरावली माउंटेन्स ये कौन से, हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अरावली माउंटेन्स है। ये किस तरह के, किस प्रकार के माउंटेन्स है, तो इसमें दो आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। एक तो क्या, ये वलित पर्वत है, सबसे पुराना, पृथ्वी के सबसे पुराने वलित पर्वत में से एक है, ये पर्वतों में से एक है। तो फोल्ड माउंटेन है ये, लेकिन टाइम के साथ में क्या हुआ कि इनका क्षरण हो गया, ये जो है उससे इरोजन हो गया इनका। तो इरोजन होने के कारण अब इनको क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन। तो अगर आपको वलित पर्वत अगर ऑप्शन में पूछे तो आपको वलित पर्वत या अपशिष्ट पर्वत, अगर रेसिडुअल माउंटेन अगर लिखा हुआ है तो आपको रेसिडुअल। उदाहरण में भी आप अरावली को लिख सकते हैं कि अरावली जो है वो रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। इसके अलावा क्या, ये मिनरल्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्या मिलता है यहाँ पे, स्लेट पेंसिल, है ना, चूना पत्थर, इसके अलावा तांबा, और ये सब अरावली में मिलते हैं। और हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ की, गुरु शिखर। गुरु शिखर। इसके बाद में ये कौन कौन सी नदियां यहाँ पे निकलती है, तो लूनी, बनास, साकी और साबरमती, ये सब कहाँ से निकलती है, अपनी अरावली से। तो इनमें से लूनी तो हमारे इधर आती नहीं है। बनास ये किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है बनास। साबरमती गुजरात की तरफ जाती है ना। तो ये तीन बड़ी नदियां यहाँ से निकलती है। इसके बाद हमको अगला जो देखना है वो कौन से है, विंध्यन रेंज जो है हमारी, वो कैसे बनी विंध्यन रेंज, वो हमने देख लिया। विंध्यन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल, विंध्यन की गुडविल है ना, सद्भावना शिखर वो अब इनकी हाइट जो है विंध्यन की, वो सतपुड़ा से नीचे 300 से 800 मीटर के लगभग इनकी हाइट है। इसके अलावा क्या, चंबल, बेतवा, धसान, केन, तमसा, काली सिंध, ये सब यहाँ से निकलती है। चंबल कहाँ से निकलती है, जाना पाव पहाड़ियों से, और महू तक विंध्यन रेंज आती है। ठीक, जो जाना पाव पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है, विंध्यन रेंज का। तो अगर आपको पूछते हैं क्वेश्चन के चंबल या विंध्यन रेंज जो है वो, तो वो जाना पाव पहाड़ियाँ जो है वो किसका भाग है, विंध्यन का। तो आपको क्वेश्चन में अगर आता है कि चंबल ओरिजिनेट होती है विंध्यन रेंज से, तो हाँ होती है ना। तो और विंध्यन रेंज का ये लगभग लास्ट है, एंड हमारे यहाँ से शुरू होता है। आगे जब थोड़ा सा आप आगे चले जाएंगे यहाँ से, तो आपका विंध्या शुरू हो जाएगा, है ना। तो विंध्यन रेंज, इसके ये हमारा जो पूरा इसमें ज्योग्राफी जो थी हमारी, नेचुरल रीजन्स जो थे, उसमें हमारे प्रीलिम्स और मेंस में जो काम के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो ये है। इसके बाद में आगे जो इम्पोर्टेंट, इसके बाद में जो आएगा हम जो आगे पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे रिवर्स कौन कौन सी, ड्रेनेज सिस्टम, पूरा ड्रेनेज सिस्टम के बाद में फिर उसके आगे हमको ड्रेनेज सिस्टम जब हम पढ़ लेंगे तो उस टाइम पे हमारी सिंचाई परियोजनाएं और वो सब हो जाएगी, है ना। तो अभी आपकी उसकी क्लास शुरू होने वाली है एनसीईआरटी की। तो आज छोटी क्लास है, आज लेट हो गए थोड़े अपन,
है ना। तो कल ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट पढ़ लेंगे जितना है पूरा, ठीक। कुछ क्वेश्चंस मैं डालूंगा आज, है ना, उस पे ग्रुप पे आप देख लेना। कुछ क्वेश्चन डालूंगा तो वो इसी में जोड़ दूंगा, या तो ये जो है जो पीपीटी है इसमें लास्ट में जोड़ के दे दूंगा, उसके आंसर्स आप लिख के और लाना, है ना। और जो प्रीलिम्स के होंगे वो तो अलग से करवा लेंगे जब टेस्ट सीरीज चलेगी तब, है ना।